नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका प्रोग्रेशन एकेडमी में। अपन नवंबर महीने का सूझा सार कवर कर रहे थे और ये अपनी नवंबर महीने की चौथी क्लास है, पार्ट 4। ठीक है, इसमें अपन 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। ये जो नवंबर महीने का सूजस है, ये अपन ने वीकली कवर किया है और ये अंतिम वीक है अपने नवंबर महीने का। ठीक है, चलते आगे। आज की अपनी पहली न्यूज, जयपुर मेट्रो फेज 2। ठीक है, इन दिनों जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। इसका निर्माण किया जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर जयपुर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा, लगभग 42.80 किलोमीटर। पहले लगभग 23 किलोमीटर था, इसे बढ़ाकर अभी 42.80 किलोमीटर कर दिया है जयपुर मेट्रो फेज 2। क्योंकि आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो किलोमीटर में लंबाई पूछेगी यदि मेट्रो की बात हो। ठीक है, क्योंकि मेट्रो फेज 1 का कार्य 2010 से पूरा शुरू हुआ था और ये प्रश्न आरपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, पहले के जो प्रीवियस एग्जाम्स है उसमें आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है जयपुर मेट्रो के बारे में। इन दिनों फेज 2 बहुत ज्यादा चर्चा में है ना, तो याद रखना यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसमें कुल 36 स्टेशन है, पहले कम थे अभी बढ़ा दिया गया और आगे कोई अपडेट आता है एग्जाम से पहले तो अपन उसको कवर कर लेंगे। 36 कुल स्टेशन प्रस्तावित है, उसमें से 2 स्टेशन अंडरग्राउंड है और 34 एलिवेटेड होंगे, उठे हुए एलिवेटेड 34 स्टेशन होंगे और 2 स्टेशन अंडरग्राउंड है। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसका विस्तार सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाड़ी, और अम्बावाड़ी में जगह याद रखना टोडी मोड़। ठीक है, आरपीएससी जरूरी नहीं है अम्बावाड़ी आपको एग्जाम में दे, टोडी मोड़ दे सकती है। ठीक है, आप लोग सोचोगे ये पता नहीं कौन सा मोड़ आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। याद रखना जयपुर मेट्रो फेज 2 42.80 किलोमीटर है, 36 स्टेशन होंगे इसमें। ये सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाड़ी या टोडी मोड़ तक ये विस्तृत है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की गई है। देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 शुरू की गई है। अब नाम से पता चल रहा है कि तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों को जो तीर्थ स्थल है भारत में, जो चुने हुए निर्दिष्ट तीर्थ स्थलों पर यात्राएं, निःशुल्क यात्राएं करवाई जाती है वरिष्ठ लोगों को। ठीक है, वरिष्ठ लोगों को निःशुल्क यात्राएं प्रदान की जाती है। याद रखना वो वरिष्ठ आदमी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है उसके जीवन काल में एक बार राजस्थान से बाहर निर्दिष्ट तीर्थ स्थलों पर उसे यात्रा की सुविधा दी जाती है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना याद रखना। ये कुछ डिटेल है थोड़ी सी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। ठीक है, याद रखना इसको। पहली बार 2013 में ऐसी कोई योजना आई थी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई पहली बार 2013 में। ऐसा कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा स्थल जो है वहां पर निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, 2016 से उन्हें हवाई यात्रा भी करवाई जाने लगी। याद रखना यह प्रश्न आ सकता है कि कब से। 2013 में रेल द्वारा और 2016 में हवाई मार्ग द्वारा यात्राएं प्रदान की जाने लगी। ये निःशुल्क यात्राएं होती है। राजस्थान के मूल निवासी नागरिक को उसके जीवन काल में एक बार राजस्थान से बाहर देश के विभिन्न चुने हुए स्थलों पर यात्रा की सुविधा दी जाती है। याद रखना ये यात्रा पूर्णतः निःशुल्क होती है। देवस्थान विभाग द्वारा पूर्णतः निःशुल्क यात्रा है। ठीक है, याद रखना कोई फीस दे नहीं होगी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए, इस चीज को याद रखना। कुल 56,000 यात्री रेल द्वारा और 50,000 यात्री, ठीक है, कुल 56,000 यात्री यात्रा कर चुके हैं। अब तक कुल 56,000 लोग यात्रा कर चुके हैं, उसमें से 50,000 रेल द्वारा और 6,000 हवाई मार्ग से यात्रा कर चुके हैं। ये याद रखना, है ना। ये याद ना हो इसको, और ये 2 स्लाइड, ये 2 पार्ट आप जरूर याद रखना क्योंकि ये संख्या घटती बढ़ती रहेगी। बस आपको याद रखना है देवस्थान विभाग द्वारा
पहली बार 2016 में हवाई यात्रा शुरू की थी, निःशुल्क हवाई यात्रा शुरू की थी। इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना याद रखनी है। उसके बाद है अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक। अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक, यमुना के जल के लिए जो समझौते होते हैं उसके लिए अभी 9वीं बैठक का आयोजन किया गया था आपके नोएडा के यमुना भवन में। नोएडा के यमुना भवन में, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि राजस्थान के सीएम ने इसमें संबोधन दिया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को संबोधित किया था, ठीक है। अब संबोधित कर रहे हैं तो राजस्थान के बारे में बात होगी इसमें, है ना। तो राजस्थान के लिए जल के बंटवारे की, जल सुविधाओं की बात की गई। याद रखना, अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक नोएडा यमुना भवन में आयोजित की गई थी। यमुना जल के लिए संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यमुना जल के बंटवारे के लिए संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है, बस इतनी सी याद है, बातें याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान के 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। अब ये पुरस्कार किसने प्रदान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य कला पुरस्कार राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा प्रदान किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा ये राज्य कला पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने पुरस्कारों को, तो 9 कलाकारों को, ठीक है, 9 कलाकारों को ये अवार्ड प्रदान किया गया, इस बात को याद रखना। इस योजना में या फिर इस पुरस्कार में 25,000 रुपए की नगद राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दोनों बातें याद रखना, 25,000 रुपए है, राशि जरूर याद रखना। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है इसमें 25,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, इस बात को याद रखना, 25,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद है कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026। याद रखना, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 याद रखना है इसको, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, अब नाम से पता चल रहा है ट्रेवल मार्ट, इसका मतलब पर्यटन को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ ऐसे चुनिंदा स्थलों पर पर्यटन की अधिक संभावना तलाशने के लिए यह शुरू किया जा रहा है। याद रखना, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 में आयोजित किया जाएगा, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में किया जाएगा। और जब अपन जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे तो वहां इसको और ज्यादा डिटेल से अपन पढ़ लेंगे। 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सूजस में जो भी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी अपन यहाँ पे पढ़ ले, क्योंकि आरपीएससी जैसे अभी भी कुछ एग्जाम लगे हैं उनमें भी आरपीएससी ने यहीं से प्रश्न पूछे हैं। तो हर एग्जाम में आरपीएससी यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहा है ना। उदयपुर और जोधपुर में इसी मॉडल पर पर्यटन मार्ट का आयोजन होगा। उदयपुर और जोधपुर में इसी मॉडल पर पर्यटन मार्ट का आयोजन होगा, इसको भी याद रखना। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2 से 4 जनवरी को कोटा में आयोजित किया जाएगा और उदयपुर और जोधपुर में भी कुछ इस तरह के ट्रेवल मार्ट का गठन या फिर आयोजन किया जाएगा, याद रखना इसको। ये चर्चा है हाड़ौती पर्यटन को नई दिशा, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के लिए एमओयू साइन किया गया था। याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास और गति देने के लिए कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। प्री समिट में पर्यटन और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर आए, याद रखना इसको, इसमें से कोई खास बात है नहीं, ठीक है। बस ये है कि कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए या फिर और जो स्थल है जिन्हें पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है, उन स्थलों का विकास करने के लिए ये हाड़ौती या फिर कोटा ट्रेवल मार्ट इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी खास बात याद रखने वाली है नहीं। बाकी अपन जनवरी में जब इसका आयोजन होगा तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे ताकि अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न गलत हो ना, ठीक है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, इसका 5वां संस्करण, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके आएगा ही आएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 यहाँ से तो प्रश्न आएगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान इसका आयोजन पहली बार कर रहा है ना। अब राजस्थान पहली बार इसका आयोजन कर रहा है, ये आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि बहुत अखबारों में या फिर इधर उधर न्यूज आती है इसकी,
कि राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस चक्कर में ये मत भूल जाना कि ये इसका 5वां संस्करण है, क्योंकि आरपीएससी का स्टेटमेंट तो ऐसे ही आएगा कि खेलो इंडिया 7वें खेलो इंडिया या पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया गया है, या 7वें खेलों का या 5वें खेलों का किया गया है। याद रखना ये 5वां संस्करण है, 7वां नहीं है, छठा नहीं है, पहला नहीं है, ठीक है। तो 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जिसका आयोजन आपके राजस्थान में किया गया है। आपके एसएमएस स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन होगा। इसकी शुरुआत और इसका समापन आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर से होगा, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, अभी अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसका, तो अभी पूरा नहीं हुआ, 2 दिन और बाकी है इसमें। तो इसमें जो भी न्यूज आएगी 2 दिन की, या फिर जो फाइनल बाद में रिव्यू आएगा, किसने कितने मेडल जीते, कौन जीता कौन हारा, वो सारी चीजें अपन बाद में फिर एक बार से देख लेंगे। अभी ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। खेलो इंडिया योजना, ये याद रखना, खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। खेल युवा मामले और खेल मंत्रालय की ये योजना है, याद रखना, युवा मामले और खेल मंत्रालय की योजना खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है, ये बात याद रखना। इसका आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 12 दिन का, ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये 12 दिवसीय कार्यक्रम है, 12 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका आयोजन राजस्थान में पहली बार किया जा रहा है। राजस्थान के 7 शहरों में, 7 संभागीय शहर, ठीक है, याद रखना, 7 संभाग याद रखना, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, ठीक है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, 7 संभाग याद रखना, संभाग मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 23 पदक खेल है और 1 प्रदर्शन खेल शामिल है। पदक खेल मतलब ऐसे खेल जिनमें आपके कंपटीशन होगा कि कौन जीता है, किसको मेडल मिलता है, तो जो जीतता है उसको मेडल मिलेगा। वैसे 23 खेल है, 1 खेल प्रदर्शन खेल है, इसका मतलब ये है कि उसमें आपको मेडल नहीं मिलेगा, वो प्रदर्शन के रूप में इसमें शामिल किया गया है, और वो है खो खो। याद रखना, खो खो एक प्रदर्शन खेल है, ये जरूर याद रखना। मुझे लगता है कि यहां से आपके प्रश्न बन सकता है, खो खो आपके प्रदर्शन खेल है, इस बात को याद रखना, है ना, खो खो प्रदर्शन खेल है, इस बात को याद रखना, भूलना मत, यहां से प्रश्न आएगा। पहली बार शामिल खेल 4 है। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो 5वां संस्करण है, इसमें 4 खेल ऐसे हैं जिन्हें पहली बार शामिल किया जा रहा है, और वो कौन कौन से हैं? आपका वॉलीबॉल है, कैनोइंग है, कयाकिंग है और साइकिलिंग है। वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग, ये 4 खेल है जिनका आयोजन पहली बार किया जा रहा है, ठीक है। याद रखना, वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग, इन 4 खेलों का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, याद रखनी है आपको ये बात, ठीक है। उसके बाद है, यदि आयु वर्ग की बात करें तो 25 वर्ष से कम के महिला पुरुष इसमें शामिल होंगे, ये बात जरूर याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की बात करें तो इस संस्करण में 25 वर्ष आयु भी याद रखना, क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ के जाएंगे। 25 वर्ष इसमें आयु वर्ग है, इस बात को मत भूलना, 25 वर्ष आयु वर्ग याद रखना है। महिला पुरुष इसमें भाग लेंगे, लगभग 7500 7,500 प्रतिभागी होंगे, जिसमें 5,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे, 5,000 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे, इस बात को याद रखना। 25 वर्ष याद रखना। 4 खेल है जो पहली बार शामिल किए जा रहे हैं, याद रखना इसको। 1 प्रदर्शन खेल है खो खो, 23 पदक खेल है। राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी और यहीं इसका समापन होगा आपके जयपुर में। खेलो इंडिया योजना जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र पहल है, उसमें याद रखना 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये 12 दिवसीय एक कार्यक्रम है, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। यदि लोगों की बात करें तो राजस्थान की आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि इसमें हवा महल है, रणथंबोर का किला है, पवन चक्किया है और रेत के टीले हैं। वही यदि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसका लोगो जो है
इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, इस बात को जरूर याद रखना। लोगों में ये 4 बातें हैं, इसको याद रखना। आपका हवा महल है, रणथंभौर का किला है, पवन चक्किया है, और आपके रेत के टीले हैं। ठीक है, ये चारों चीज याद रखना। ये राजस्थान का लोगो है, इसको राजस्थान की, ये राजस्थान की आत्मा को दर्शाता है। क्यों आत्मा को दर्शाता है, ये देख लीजिए एक बार। हवा महल, हवा महल हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना, हवा महल सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। हवा महल आपके राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। रणथंभौर का किला हमारे शौर्य को दर्शाता है, राजस्थान के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। पवन चक्किया हमारे जो आधुनिक समय में बढ़ते कदम ऊर्जा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में, जैसे राजस्थान @2047, हम राजस्थान को 2047 तक विकसित करना चाहते हैं, तो ऐसी जो हमारी नई पहले हैं, हमारा जो योगदान है संपूर्ण राष्ट्र के विकास में, तो ये विकास की दर को पवन चक्किया दर्शाती है। रेत के टीले दर्शाते हैं कि चाहे काल के अनुसार, समय अनुसार हमें प्रकृति ने रेत के टीले दिए हैं, लेकिन हमने उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो कालातीत जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, कालातीत प्राकृतिक आकृतियां जो कि रेत के टीले हैं, वो हमें प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है, और वो हमारी कल्चर में, हमारे राजस्थान के इतिहास में एक नया एक फेज समझ लीजिए आप, कि हमने इसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है राजस्थान के संदर्भ में, है ना। तो ये 4 चीजें हैं जिन्हें राजस्थान की आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। हमारे पास रेत के टीले हैं, हम आधुनिक जो समय है, वर्तमान की जो आधुनिक समय प्रणाली है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा में पूरे देश में राजस्थान पहले स्थान पर है ना। तो पवन चक्किया हमारे आधुनिक रूप से बढ़ते हुए कदम दर्शाती है। रणथंभौर का किला हमारे शौर्य का प्रतीक है, कि जैसे रणथंभौर का किला पहाड़ की चोटी पर जैसे खड़ा है किला, एक कुल मिला के आपके शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, इसको याद रखना है। यदि बात करें हवा महल की, तो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को यह दर्शाता है, इस बात को भी याद रखना है। अब यदि बात करें शुंभकर की, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुंभकर क्या है, ऊंट है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुंभकर ऊंट है, और इस बात को जरूर याद रखना। ठीक है, एग्जाम में देगा मस्कट। ठीक है, मस्कट या शुंभकर आपका क्या है, ऊंट है ना। इस बात को याद रखनी है। ये प्रश्न आ सकता है, पूछ सकते हैं कि लोगों में राजस्थान की किन किन चीजों को दर्शाया गया है। चारों चीज याद रखना, हवा महल है, आपके रणथंभौर का किला है, पवन चक्किया है, और रेत के टीले हैं। ये चारों चीज याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा कि लोगों में कौन कौन सी चीज को शामिल किया गया है, कौन कौन सी चीज को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, याद रखना इसको। ये आपके रेत के टीले हैं। यदि मैं आपको लोगों में दर्शा दूं इसको, ये कंप्लीट राजस्थान का लोगो है, इसमें रेत के टीले हैं। ये रणथंभौर का किला है, ये हवा महल है। ठीक है, ये आपके पवन चक्किया है। तो ये चारों चीज याद रखना। राजस्थान 2025 24 नवंबर से 5 दिसंबर, ठीक है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, इस बात को याद रखना। पधारो म्हारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, ये हमारा सॉन्ग है। ठीक है, पधारो म्हारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, इसको भी याद रखना, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्टेटमेंट वाला प्रश्न आएगा, ये तो श्योरिटी है। आरपीएससी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से स्टेटमेंट में कथनों के रूप में प्रश्न पूछेगा आपसे। अब आपको याद रखना है कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऑप्शन में मिलेगी कि लोगों में राजस्थान की 5 झांकियों को दर्शाया गया है, ऐसा नहीं है, राजस्थान की 4 झांकियों को दर्शाया गया है। चारों के नाम याद रखना। ठीक है, वो दे देगा। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के लोगों में राजस्थान के शौर्य को दर्शाता है। आप बोल देना कि भाई
चित्तौड़गढ़ का किला है तो शौर्य वाला किला, लेकिन हमने लोगों में रणथंभौर का किला लिया है। तो आप प्रश्न को गलत मत करना, आरपीएससी की भावनाओं के साथ नहीं बहना है। पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, इसको याद रखना है ना। और आपके ये हो गया होगा, ऊंट याद रखना है आपको, मस्कट ऊंट है, सुंबकर ऊंट है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। यमुना प्रवाह यात्रा, यमुना प्रवाह यात्रा, इस यात्रा का शुभारंभ किया गया था सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई और इसके उपलक्ष्य में यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ किया राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा। इस यात्रा का शुभारंभ किया गया और नाम दिया गया सरदार @150 कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सरदार @150। इसके तहत यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसको याद रखना, अमर जवान ज्योति जयपुर से। तो ऐसे आ सकता है प्रश्न कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कहां से यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ किया गया। तो याद रखना, अमर जवान ज्योति जयपुर से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, उसके बाद है गो संरक्षण एवं संवर्धन। हाल ही में राजस्थान में गो संरक्षण व संवर्धन के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ बातें बताई है। वो कौन कौन सी है? उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रतिदिन प्रति गाय, ठीक है, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं, जो कि पंजीकृत गौशाला है, उसी में 50 रुपए तो गाय के लिए है, 50 रुपए गाय के लिए और 25 रुपए छोटे बछड़ों के लिए, 25 रुपए बछड़े के लिए। अब इसमें याद रखना, प्रतिदिन प्रति गाय, मतलब एक दिन का एक गाय को 50 रुपए दिए जाते हैं सरकार द्वारा, और बछड़े के लिए 25 रुपए प्रतिदिन। ये याद रखना, प्रत्येक पंजीकृत गौशाला में गाय के लिए 50 रुपए और 25 रुपए बछड़े के लिए प्रतिदिन खर्च किए जाते हैं राजस्थान सरकार द्वारा उनके संरक्षण के लिए, गाय के संवर्धन के लिए। ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, इसको भी याद रखना है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है, 500 करोड़ रुपए का बजट है इसके लिए। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि जो दूध उत्पादक करता है किसान, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये बजट लाया गया है। इसमें यह है कि दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है ना, 5 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान प्रदान किया जाता है, इस बात को याद रखना। एक योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है क्योंकि अभी इसकी 21वीं किस्त जारी की गई, 21वीं किस्त जारी की गई है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये जरूर याद रखना। ठीक है, 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में ऐसा समझना कि एक योजना थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार लाभार्थी किसान को 6,000 रुपए प्रदान करती है।
ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना में राजस्थान सरकार, अब इसमें एक बात याद रखनी है कि पहले इस योजना में 2,000 रुपए प्रदान किए जाते थे और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो टोटल रुपए मिलते थे अकाउंट में वो होते थे 8,000 रुपए। अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी 2,000 की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। याद रखना 3,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं और कुल कितने हो गए 9,000 रुपए। ठीक है, कुल 9,000 रुपए हो गए हैं, इसको याद रखना, कुल हो गए हैं 9,000 रुपए। ठीक है, कुल 9,000 रुपए हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे इतना क्यों जोर दे रहा हूं, याद रखना राजस्थान सरकार का उद्देश्य है ना, उद्देश्य क्या है, मैं राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है इस योजना के तहत या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा, इस योजना द्वारा चरणबद्ध रूप से किसानों को प्राप्त राशि को बढ़ाकर चरणबद्ध रूप से चरणबद्ध रूप से 12,000 करना है, 12,000 करना है, ये हमारा उद्देश्य है। ये राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो राशि प्रदान की जाती है 6,000 रुपए, इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 12,000 रुपए करना है। प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार का इसमें योगदान तो 6,000 रुपए है, केंद्र सरकार का योगदान इसमें 6,000 रुपए है, लेकिन याद रखना राजस्थान सरकार का योगदान इसमें बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये राशि 12,000 ना हो जाए। ठीक है, पहले 6,000 सरकार देती थी केंद्र सरकार, उसके बाद में 2,000 राजस्थान सरकार देती थी, तो राशि होती थी 8,000 रुपए, है ना। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये अपडेट हो चुकी है योजना, अब इसमें राजस्थान सरकार 3,000 रुपए प्रति किसान प्रदान करती है, तो कुल 9,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस बात को याद रखना बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि 8,000 का याद है, बहुत दिनों तक वही पढ़ा था, लेकिन याद रखना राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि हम इसे बढ़ाकर चरणबद्ध रूप से 12,000 रुपए तक करेंगे। इसका मतलब ये कि अभी राजस्थान 3,000 रुपए और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अभी आगे भी इसमें और अपडेट आने वाले हैं, आपको याद रखना है। याद रखना इस योजना के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड पर। इसका मतलब ये कि ये राशि सीधे किसानों के खाते में प्रदान की जाती है ना, याद रखना इसको। ठीक है, हो गया ये आपका। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान में फिल्म निर्माता को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब ये चर्चा में था, तो याद रखना यदि कोई व्यक्ति या कोई फिल्म निर्माता राजस्थान में फिल्म बनाता है तो उसे 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, है ना, इस बात को याद रखना। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिवस को मनाया जाए 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये आपके सामने बहुत बार आ चुका है, 10 दिसंबर आपको याद हो गया होगा। JECC सीतापुरा में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान इसका आयोजन पहली बार कर रहा है, प्रवासी राजस्थान दिवस का पहली बार मना रहा है। तो पर्यटन विभाग ने 27 नवंबर को प्री समिट का आयोजन किया। ठीक है, प्रवासी राजस्थान के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने, कब की बात है, 27 नवंबर को प्री समिट का आयोजन किया था। याद रखना प्री समिट का आयोजन किया था।
राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड कितने का है? 5,000 करोड़ रुपए का है, ये याद रखना। यहां से बन रहा इधर में प्रश्न बनेगा। राजस्थान सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फंड की स्थापना की है। फंड का नाम याद रख लीजिए, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड 5,000 करोड़ रुपए का है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है ना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ये योजना पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, याद रखना है इसको, पंचायती राज विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही है। राजस्थान में 4700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, बरसात के जल को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जलाकृतियां बनाई जाएगी, है ना, कोई तालाब बना दिया, कई कुंड बना दिया। ठीक है, ताकि उनमें बरसात का जल संचित रह सके। तो ऐसे 4700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके लिए 1,10,000 कार्य किए जाएंगे, अर्थात ऐसे जल संरक्षण बनाई जाएगी। याद रखना इसको, ऐसी जल संरचनाएं बनाई जाएगी। 1,10,000 से अधिक 1,10,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसमें याद रखना ये पंचायती राज विभाग की है, जल शक्ति मंत्रालय की योजना नहीं है, पंचायती राज विभाग की योजना है। 4700 से अधिक गांवों में इसका निर्माण किया जाएगा, ये विभाग याद रखना। ठीक है, ये विभाग याद रखना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या बोलते हैं इसको? पीएम कुसुम, है ना। कोई एक एग्जाम हुआ था आपके राजस्थान में, उसमें तो पीएम कुसुम का फुल फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, योजना का ही फुल फॉर्म पूछ लिया था, कुसुम का फुल फॉर्म पूछा था। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना, आ जाए एग्जाम में आपके। आप लोग सोचो कि हमने योजना पढ़ी थी, उसका फुल फॉर्म नहीं पढ़ा, है ना। योजना पहली बार 2019 में शुरू की गई थी। पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू की गई थी, इसकी अवधि मार्च 2026 तक है। ठीक है, अवधि मार्च 2026 तक है। योजना 2019 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य है 34,800 मेगावाट। ठीक है, 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लक्ष्य कितना है? 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है। अवधि मार्च 2026 तक है, इसको याद रखना। इसमें 3 घटक शामिल है। घटक ए, किसान द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों की स्थापना करना। घटक बी है 14 लाख एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना करना, कृषि पंप है, याद रखना है। घटक सी है फीडर स्तर पर सौरीकरण सहित 35 लाख ग्रेड से जुड़े कृषि पंपों का सौर्यकरण करना। ठीक है, फीडर स्तर पर जो आपके पंप होते हैं, है ना, खेतों में, उन पंपों का सौर्यकरण करना, ये याद रखना है। 35 लाख ग्रेड से जुड़े कृषि पंपों का सौर्यकरण करना है। ठीक है, कृषि पंपों की स्थापना करना है। घटक बी में तो है स्थापना करना, कृषि पंपों की स्थापना करना है घटक बी में 14 लाख। ठीक है, 35 लाख ग्रिड से जुड़े जो कृषि पंप है उनका सौर्यकरण करना, सोलराइजेशन करना, याद रखना घटक सी में है। 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों की स्थापना करना, सौर संयंत्रों की स्थापना घटक ए में है। घटक बी में है कृषि पंपों की स्थापना करना, घटक सी में है जो कृषि पंप है उनका सौर्यकरण, उनका सोलराइजेशन। ठीक है, याद रखना इस योजना को, तीनों घटकों के बारे में डिटेल याद रखना है। 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। मार्च 2026 तक इसकी अवधि है। ठीक है, तो आरपीएससी ने इस प्रश्न को पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है,
फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे भी एग्जाम आएगा। इस योजना में छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट की बात करें तो याद रखना, राजस्थान राजस्थान पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में घटक की बात करें, घटक ए में प्रथम स्थान पर है। घटक सी में तृतीय स्थान पर है। ठीक है, ये याद रखना है। आरपीएससी पूछ सकता है, और आरपीएससी आजकल रैंकिंग बहुत ज्यादा पूछती है ना। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर लगा था, उसमें पूछा था कि राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में कौन से स्थान पर है ना। तो रैंकिंग पूछी जा रही है आरपीएससी द्वारा। याद रखना, घटक ए में राजस्थान पहले स्थान पर है, और घटक सी की बात करें तो घटक सी में तृतीय स्थान पर है। हालांकि घटक बी में भी अच्छा काम किया है राजस्थान ने, ये याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है फिक्की का 98वां वार्षिक सम्मेलन। फिक्की याद रखना है, इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका 98वां सम्मेलन, 98वां सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें संबोधन दिया था, भाग लिया था, याद रखना। फिक्की का 98वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? आपके नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था, याद रखना है इसको। फिक्की का पूरा नाम याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, याद रखना 29 मार्च 2025 को ये शुरू किया गया था। 29 मार्च को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, याद रखना इसको। उनतीस मार्च 2025 को शुरू किया गया था। राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम, भाई राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राइट, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो उसका जो साप्ताहिक कार्यक्रम था राजस्थान दिवस का, साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी शिक्षा विभाग द्वारा, याद रखना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत 29 मार्च 2025 को शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थानी दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम समारोह के दौरान की गई थी। इस बात को याद रखना है। ये आपके, मुझे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार हो इस प्रश्न पर लगा लीजिए। उसके पीछे कारण ये है कि आपका एग्जाम, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा है ना, स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम है उसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यहाँ से आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के संदर्भ में देश का अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें बहुत बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे। इसलिए ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, इसलिए आपको इस अभियान को याद रखना है। बड़ा अभियान है, आपके एग्जाम आने की प्रबल संभावना है। 29 मार्च को भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन क्योंकि इसकी एक्टिविटीज आगे होती रहेगी, ठीक है, याद रखना इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। ये चर्चा में था अभी अपन, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं नवंबर महीने में। इस तरह का व्यापक अभियान प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य इस तरह का अभियान शुरू करने वाला। यह अभियान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षक के क्षेत्र में भी राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करेगा। ये शिक्षक नहीं है, ये शिक्षा है। ठीक है,
ये कह रहा है कि अभियान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाने के रूप में भी कार्य करेगा, इसको याद रखना है। अभियान शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा और यही कारण है इसको अपन अभी पढ़ रहे हैं दिसंबर महीने में, नवंबर महीने की करंट अफेयर्स का। याद रखना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ये शुरू किया जाएगा चरणबद्ध रूप से, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और आपका एग्जाम भी तब शुरू होगा जब ये शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला होगा, है ना। तो इसलिए आपको लग गया होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है ना। 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के दौरान इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। राजस्थान इस तरह का अभियान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। 29 मार्च 2025 को शिक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाने की पहल है मेगा पीटीएम पहल। यदि आपसे वन लाइनर में पूछ लिया जाए कि मेगा पीटीएम पहल है, आरपीएससी यदि पूछ लेती है कि मेगा पीटीएम पहल है, आपसे पूछ लेगा हाल ही में राजस्थान में की गई एक बाल विवाह रोकने के लिए पहल। आप सोचोगे कि नाम तो जुड़ रहा है, हो सकता है वो बाल विवाह के लिए रोकने के लिए शुरू की गई हो। हाल ही में हवाई जो राजस्थान में दुर्घटनाएं या फिर संपूर्ण देश में जो दुर्घटनाएं बढ़ रही है, तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सड़क सुरक्षा अभियान। आप सोचोगे कि हो सकता है मेगा पीटीएम अभियान एक सड़क सुरक्षा अभियान भी हो सकता है, बाल विवाह रोकने का कार्यक्रम भी हो सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक क्योंकि एसआईआर चल रहा है अभी, निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की जा रही है, नागरिकों की जो जानकारी है उसको अपडेट किया जा रहा है। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम, आप लोग सोचोगे तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर क्या निकलेगा आपका कि अभिभावकों और शिक्षकों के लिए को मंच पर लाने के लिए शुरू की गई एक पहल मेगा पीटीएम पहल। इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल आपको मिल नहीं रही है, तो आपको ये आ सकता है। प्रखर 2.0 याद रखना है, प्रखर 2.0 एआई आधारित ओआरएफ द्वारा बच्चों का वर्गीकरण कर उन्हें रीडिंग रेमिडिएशन के माध्यम से पठन में दक्ष बनाया जाना। जो बच्चे पढ़ना सीखते हैं तो उन्हें पढ़ना सिखाने के लिए या फिर जो पढ़ना नहीं जानते उनकी सहायता के लिए एआई आधारित ओआरएफ द्वारा ये मॉडल शुरू किया गया है प्रखर 2.0। याद रखना प्रखर 2.0 प्रखर 2.0 में बच्चों को पढ़ना सिखाया जाएगा, बच्चों को पठन योग्य बनाया जाएगा और इसमें एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज होगा, इसको याद रखना है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक एवं परिणाम आधारित 4 प्रमुख घटक द्वारा 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे, जो चरणबद्ध रूप से 2025-26 के जो सत्र होगा शैक्षणिक सत्र, उसमें इस अभियान को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। और इसमें किस पर चर्चा की जाएगी? 4 घटकों पर चर्चा की जाएगी। 4 घटक कौन कौन से हैं? विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक एवं परिणाम। याद रखना विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और परिणाम। आप क्रम से इनको याद रखना। ऐसे याद रखना कि विद्यार्थी कहाँ जाएगा? आपके विद्यालय में विद्यार्थी जाएगा, ठीक है। अब विद्यालय में विद्यार्थी जाएगा, क्यों जाएगा? कि शिक्षक उसको पढ़ा सके, तो शिक्षक उसमें पढ़ाता है। अब यदि विद्यार्थी को शिक्षक बढ़िया पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, तो परिणाम भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो चारों याद रखना, विद्यार्थी विद्यालय जाएगा, ठीक है, और विद्यालय में शिक्षक उसे पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा तो परिणाम अच्छा होगा। तो इन 4 घटकों का इस्तेमाल करते हुए 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। कैसे कार्य पूर्ण किए जाएंगे? राजस्थान को शिक्षा के रूप में मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करना इसमें एक उद्देश्य है, ठीक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करना इसका एक उद्देश्य है। इन चीजों पर ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज है वन स्टॉप सेंटर योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना, इसके अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सामाजिक, विधिक परामर्श, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा संबंधी व पुलिस सहायता, ठीक है, सारी सहायता की बात कर रहा है, ठीक है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सामाजिक, विधिक परामर्श, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा संबंधी पुलिस सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 याद रखना है, पर कॉल करें और 24/7 24 घंटे सुविधा मिलेगी। वन स्टॉप सेंटर योजना का नाम याद रखना। वन स्टॉप सेंटर योजनाएं महिलाएं जो कि हिंसा से पीड़ित है, ऐसी महिलाएं
जो कि हिंसा से पीड़ित है, उनकी मदद के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें हेल्पलाइन नंबर है 181 पर आप कॉल कीजिए, ठीक है। ये सुविधा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। महिलाएं जो हिंसा से पीड़ित है उन्हें सामाजिक विधिक सुविधा दी जाएगी, उन्हें आश्रय, उन्हें रहने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी, पुलिस सहायता भी उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना याद रखना, वन स्टॉप सेंटर योजना। नंबर याद रखना, महिलाओं की हेल्पलाइन नंबर है 181, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। आपके नहीं किसी और के काम आ सकते हैं, 181 याद रखने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना नाम से पता चल रहा है, हमारे ग्रामीण परिवेश में, हमारी संस्कृति में लाडो लड़की को कहा जाता है, बच्ची को कहा जाता है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? क्योंकि समाज की जो कुरीतियां है, सामाजिक जो भेदभाव है, रूढ़िवादिता है, उसके कारण महिलाओं के खिलाफ होते जो हिंसात्मक कार्य है, गतिविधियां है, उन्हें जन्म के दौरान जो कन्या भ्रूण हत्याएं की जाती है, बाल विवाह किए जाते हैं। तो इस तरह के अनैतिक और जो वर्तमान का जो आधुनिक संदर्भ है, इसमें इस तरह की योजनाएं या इस तरह के जो कार्य है कि बाल विवाह करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हमें भारतीय संस्कृति को बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है और हमें बार बार में इन चीजों से अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए योजना चलाई गई लाडो प्रोत्साहन योजना, ताकि बच्चों के जन्म को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो सके। तो ये योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी, 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। क्योंकि बड़ी योजना है, बार बार चर्चा में आती है कि प्रति कन्या के जन्म पर, जो भी लड़की है उसका जन्म होता है, बच्ची के जन्म पर, तो चरणबद्ध रूप से उसमें 1.5 लाख रुपए की उसको सहायता दी जाती है। जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक उसे पैसे दिए जाते हैं, ताकि माँ बाप को ऐसा ना लगे कि भाई हमारे लिए बोझ है, उसे पढ़ाई में हेल्प मिल सके, उसको पैसे की व्यवस्था की जाती है। याद रखना, लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई। इसके उद्देश्य याद रखना, ठीक है। यदि उद्देश्य में आरपीएससी पूछती है तो आप लोग सोचोगे कि बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देना, लेकिन इसमें सारे घटक, सारे पहलू जो महिलाओं से संबंधित है, उनको इसमें शामिल किया गया है, उनका समावेश किया गया है। राजस्थान में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना, बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो, ये तैयार करना। उसके बाद है संस्थागत प्रसव को बढ़ाकर मातृ शिशु दर में कमी लाना। इसका एक उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, कि भाई जो चाइल्ड का जो जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो संस्थागत प्रसव को बढ़ाकर चाइल्ड शिशु दर को कम करना, ताकि अस्पताल की सहायता उन्हें मिल सके, है ना। बालिका का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। ये होता है कि बालिका विद्यालय में प्रवेश लेती है, कुछ साल पढ़कर रह जाती है, आगे की पढ़ाई नहीं करती कंटिन्यू, तो नामांकन और उनका ठहराव सुनिश्चित करना। बालिका की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना। यदि सरकार पैसा देगी तो उच्च शिक्षा होगी, और जब बच्ची आगे की स्कूलों में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी तो सीधी सी बात है कि बाल विवाह में कमी आएगी, ठीक है। ये बातें याद रखना है। इस योजना का लाभ है, योजना में 7 किस्तों के माध्यम से, ये 7 किस्त जरूर याद रखना, योजना में 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, ठीक है। याद रखना है, संपूर्ण भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में किया जाएगा, डीबीटी मोड में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। वापस देख लीजिए, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है, 1 अगस्त 2024 से शुरू होती है योजना। इसमें बालिका के जन्म को लेकर सकारात्मक वातावरण तैयार करना है, संस्थागत प्रसव को बढ़ाकर शिशु मातृ दर को कम करना है, मृत्यु दर को कम करना है, बालिका का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ठीक है, बाल विवाह में कमी लाना भी इसका एक उद्देश्य है। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना याद रखनी है आपको कि हवाई यात्रा कब शुरू की गई थी, 2016 में हवाई यात्रा शुरू की गई है, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये अपना नवंबर महीने का कंप्लीट करंट अफेयर हो चुका है। 4 वीडियोज में अपन ने नवंबर महीने का करंट अफेयर देखा है। ये मान लीजिए कि यदि सूजत से प्रश्न आता है तो आपके इस मैगजीन से जो अपने पढ़ाई है 4 क्लासें, इनसे नवंबर महीने का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिश की है कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न ऐसे मिल सकें। कुछ कंटेंट जो हमने एक्स्ट्रा आपकी वेबसाइट चेक करके भी यहाँ पे आपके लिए डाले हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए अधिक से अधिक हेल्पफुल हो सके, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।